अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। इलस्ट्रेशन 4 और 5 कही थी तो आपने की भी होगी क्योंकि लगते तो सब अच्छे बच्चे ही हैं। इलस्ट्रेशन 5 पहले पूछता हूँ। इलस्ट्रेशन 4 तो देखें जो क्लास में किया था तकरीबन वैसा ही था, लेकिन मेन मुझे कंसर्न था कि 5 आपने किया हो। तो 5 में चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बस ये कि अब इनके नाम आ गए हैं। चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको मेनली एनआरवी ही निकालनी है क्योंकि कॉस्ट तो सवाल में दी हुई है, तो मेनली तो एनआरवी। अभी तक ये बात की थी मैंने कि अगर कुछ आइटम्स की कॉस्ट जैसे फाइफो मेथड है तो कुछ की कॉस्ट और है, कुछ की कॉस्ट और है, तो हम कंपेयर कैसे करें? प्रोडक्ट एक ही है, तो दोबारा एक ही प्रोडक्ट है और उसके सारे यूनिट्स एक ही पर यूनिट कॉस्ट वाले हैं, तो फिर हम चाहे टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी कंपेयर कर लें। एक प्रोडक्ट के 400 यूनिट्स हैं और इनकी कॉस्ट एफओ की वजह से एक ही है और एनआरवी वो भी एक ही है, तो 400 इंटू 20, 400 इंटू 18 करके कंपेयर करें या 20 और 18 भी कंपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि फाइफो की वजह से इनमें से 120 16 वाले हैं और 280 20 वाले हैं, अब कैसे करें? अब टोटल करना पड़ेगा। ये बात कॉस्ट की हद तक तो मैं बता चुका था, अब इस सवाल में ये बात एनआरवी के कॉन्टेक्स्ट में आई है। चले एक एक करके देखते हैं। जो टॉय कार्स हैं, ये टॉय कार्स के यूनिट्स पड़े हुए हैं 10,000 और पर यूनिट कॉस्ट 1250 है और नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हम 1100 रुपए की सेल प्राइस एग्री कर चुके हुए हैं, तो एनआरवी निकालते हुए उन 3000 के लिए एनआरवी 1200 लेंगे, नहीं 1100 लेंगे, और जो बाकी हैं उनके लिए फिर 1200 सेल प्राइस ले रहे होंगे। तो अब कुछ की एनआरवी और है, कुछ की और है, तो कंपेयर कैसे करें? टोटल करके। तो ये टॉय कार्स में पॉइंट था जिन्होंने किया है टॉय कार्स। ओके, डॉल हाउस, इनमें से 1000 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं जिनकी जीरो स्क्रैप वैल्यू है, यानी एनआरवी 0, तो जीरो और कॉस्ट में से जीरो लोअर है, तो उनकी जीरो के ऊपर वैल्यू हो जाएगी और जो बाकी हैं वो फिर कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर होगी। डॉल्स और टॉय कार्स में किसी का कोई सवाल? पॉइंट 3, जो स्टफ टॉयज हैं उनमें यूनिट्स बताने की बजाय उनकी टोटल कॉस्ट बता दी। आप 1200 से डिवाइड करके खुद यूनिट्स निकाल लें। 4,20,000 कॉस्ट के यूनिट्स, तो एक 1200 का है, तो 1200 से डिवाइड करेंगे तो ये वाले खराब वाले यूनिट्स निकल आएंगे। तो इन खराब वालों की कॉस्ट एनआरवी अलग है और बाकियों की कंपैरिजन अलग करना है। हाँ जी, पॉइंट 3। ये जो लोग कुछ पूछ नहीं रहे तो बस यही मसला है या मसला ही कोई नहीं है? मसला ही कोई नहीं। अरे वाह, है लेकिन दिल में नहीं आती। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 4, मिनियन कॉस्ट्यूम्स, इनमें से भी जो खराब हैं उनको अलग और सही वालों को अलग कंपेयर करना। इनमें किसी फिगर में कोई इतराज? हाँ जी, हाँ जी, कोई इतराज नहीं? अच्छा, एक सवाल ये है एक स्टूडेंट का, और ये स्टूडेंट एक का नहीं, इनफैक्ट सबका ही सवाल होता है कि कैलकुलेशन तो समझ आ रही है, सवाल पढ़ भी लिया और हमने लिखने की बजाय, क्योंकि हम डर रहे थे कि इसको लिखना कैसे है, तो हमने पीछे सोल्यूशन देखा तो वो हमारे दिल की बात ही लिखी हुई थी। जो पीछे सोल्यूशन था हम असल में वही करना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ अल्फाज नहीं मिल रहे थे और अल्फाज की बजाय हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका फॉर्मेट क्या रखना है। ये और नहीं किसी को मसला, ये सबको है, ये मसला सबको है। अच्छा, कोई मजाक उड़ाने वाली बात सीरियसली नहीं है। मैंने ना 2-4 लाइनें लिखवानी है, कोई बच्चा वॉलंटियर जो बोर्ड पे लिखने को तैयार हो। मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, नहीं बेटे, बॉय किसी मसलक के तैयार हो। हाँ जी बॉय, अच्छा जो बात समझाना चाह रहा हूँ उधर होने ताकि वो खाली जगह यूज हो जाए ना। अच्छा मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, बाकी लोग ना बोलना, ठीक है? मैं एक सवाल बता रहा हूँ, आपने उसका ना सोल्यूशन करना है, ठीक है? अरे टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उनमें से 40% स्टूडेंट्स, उनमें से कोई एक बियॉन्ड रिपेयर डिफेक्टिव है, बिल्कुल बियॉन्ड रिपेयर, कुछ नहीं हो सकता इसका। बाकियों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 40% को
2 कॉपीज फोटोकॉपीज देनी है पेजेस, और 60% को 5 कॉपीज देनी है, और एक कॉपी 5 रुपए कॉस्ट करती है। सवाल समझे? इसका जरा सोल्यूशन लिख के दिखाओ बोर्ड पे। टोटल कॉपीज की कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, सिर्फ आंसर नहीं बताना, ठीक है? जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वो भी लिखना जरा। जी 5 रुपए की कॉपी। जी टोटल खर्चा, टोटल फोटोकॉपीज का खर्चा। अच्छा, ये 7600 क्या है, क्या चीज निकालिए, लिख दो उसको। और ये 160 कैसे निकाला? नहीं, 160 निकला कैसे? 40% ऑफ। ठीक है, ये 40% ये वाला मिटा दो, ये ब्रैकेट के बाहर वाला, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये 240 कैसे निकाला? ये भी ऐसे ही कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 2 और 5 सही, बिल्कुल ठीक है। और वो टोटल 76 क्या चीज है? 7600 टोटल क्या? नहीं, 7600 इज व्हाट? रुपीज। टोटल क्या? टोटल कॉपीज की कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका एंड आंसर है ना, तो ऐसा करो, उसको जरा कुछ सर्कल सर्कल बना दो डब्बा। और चूंकि आपने बोर्ड पे स्पेस मैनेज की है, इसलिए आप कभी उधर लिख रहे थे, कभी इधर लिख रहे थे, ये वजह है ना। अगर कॉपी पे करते तो नीचे फ्लो में लिखते। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। अच्छा भाई, क्या ये 7600 क्या है? हैं? कैसे निकाला 7600? ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही है। अच्छा, और 240, ठीक है, सही है। तो 7600 ठीक निकाला है, सही है। अच्छा जी, चलिए बताएं। 7600 सही समझ आ रहा है देख के? नहीं, वो तो ठीक है, तो मेहरबानी आपकी, लेकिन ये समझ आ रहा है क्या किया? बताओ, समझाओ क्या किया। अच्छा, मैं ना ये पूछ रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट बोर्ड पे करके गया है, इसने क्या किया, ये बताइएगा। एक तो आप बता रही ना, आप अपना आंसर बता रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो करके गया है, जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, ये बता दें कि ये क्या किया है। 760 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और फिर क्या किया ये? बिल्कुल सही है। तो 76 क्यों कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो सामने सॉल्व हुआ है, राइटिंग पढ़ी जा रही है? सच्ची सच्ची? अगर किसी को राइटिंग बुरी लग रही है तो बताएं, वो लिख के दिखा दे। है सही है, पढ़ा जा रहा है। मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, ये प्लस तो नहीं है, मल्टीप्लाई है। और दिस इंटू दिस का आंसर ये आया है, और उसने स्टूडेंट्स का वर्ड भी लिख दिया, कैलकुलेशन भी सारी समझा दी। हाँ, 1600 प्लस 6000 लिख के नहीं दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं था 7600 जज करना, और एंड आंसर को डब्बा भी बना दिया। पर रुपीज का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन टोटल कॉस्ट कह रहे हैं, तो ये 7600 बंदे तो नहीं होंगे, रुपीज ही होंगे ना। अच्छा, कमियां हैं इसको लिखते हुए। पहले टोटल स्टूडेंट्स 400 क्यों नहीं लिखा भाई? फिर अलग से 5 रुपए पर कॉपी क्यों नहीं लिख के दिखाया? फिर उसका 40% क्या है, ये एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? 160 पहले क्यों लिखा, 240 पहले क्यों नहीं लिख दिया? ये कोई बड़ा मसला है। जो भी इस कैलकुलेशन को देख रहा है, 7600 समझ आ रहा है ना? आपने लिखते हुए कोई किसी से फोन पे मशवरा किया हो कैसे करना है, कोई अम्मी अब्बू से पूछा हो जाके? नहीं ना?
जो कैलकुलेशन दिमाग में आ रही है बस उसको लिख के तमीज से दिखाया है। कितनी तमीज इसमें और ऐड करनी है, जैसे मैंने आपसे एक दो चीजें खुद ऐड करवा दी कि इसको ब्रैकेट लगा दो, एंड वाले को डब्बा बना दो, ये मैंने चलो एक दो मशवरे और दे दिए। लेकिन इसमें क्या इतना बड़ा मसला है कि हम पहले 160 लिखें या 240 लिखें? कोई बात नहीं, 160 पहले लिख दें। मल्टीप्लाई करना है तो पहले 5 इधर लिखें या 2 इधर लिखें, कोई मसला नहीं है भाई। तो फॉर्मेट कोई मसला नहीं होता। जब आप ये डरते रहेंगे ना कि पता नहीं लिखना कहां से शुरू करना है, कैसे इसको लिखें, कैसे, जो कैलकुलेशन दिमाग में आ रही है बस वो जब तक लिखेंगे नहीं आपको लिखना कभी नहीं आएगा। आप सारे सवाल सोल्यूशन देख देख के चले जाएं, पेपर में आप फिर खाली बैठेंगे और अटेम्प्ट का सोल्यूशन आएगा तो देखेंगे वो मैं यही कर देता तो अच्छा था। तो इसलिए जब तक आप हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आपसे पेपर में नहीं लिखा जाएगा। जब तक आप डरते रहेंगे ना तो आपसे पहली नहीं होनी। तो जो पहली कैलकुलेशन आ रही है समझ, एक बार लिख लें, एक बार लिखना शुरू कर दें, फिर जैसे जैसे समझ आ रहा है कैलकुलेशन करते जाएं। अच्छा, अपने लिखे हुए पे कॉन्फिडेंस कम है, आपको लग रहा है पता नहीं मेरी बात उसको समझ आएगी कि नहीं आएगी एग्जामिनर को, तो आप जो चीज कैलकुलेट कर रहे थे, अब जब आपने कैलकुलेशन कर ली, आप बहुत कंफ्यूज हैं कि अच्छा मैंने सही बताया कि नहीं बताया, हेडिंग बना दें आपने क्या निकाला है। और जो चीजें फाइनली आप चाह रहे हैं कि वो एंड आंसर देखें, उसको डब्बा बना दें, सर्कल कर दें, अंडरलाइन कर दें, उसको प्रोमिनेंट कर दें उस चीज को। ये चीजें ऐड हो सकती हैं और ये चीजें आप एक्सपीरियंस जैसे जैसे क्लास में सवाल करेंगे, होमवर्क करेंगे, ये हो जाएगी बेहतरी। लेकिन जब तक सिर्फ ये डरते रहेंगे कि पता नहीं फॉर्मेट किस फॉर्मेट पे सवाल करें, तो वो तो फिर पेपर में भी नहीं कर पाएंगे। अब इसमें फॉर्मेट कोई मसला नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। और जो इस सवाल में पूछा था पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर इसके नंबर नहीं काटेगा कि रुपीस क्यों नहीं लिखे, पूरे नंबर है इस काम के। अब जिसने 240 पहले लिखा होता, या अगर किसी ने ये भी किया होता ना, ये तो 5-6 लाइनें लिख के चला गया ना, अगर कोई ये भी कर देता, टोटल कॉस्ट 440% टू 5 प्लस 460% 5 बस पूरे नंबर है। जो कर रहे हैं वो सही हो, पेपर मार्क करने वाले को आपको फोन करके ना पूछना पड़े क्या किया, उसको नजर आ रहा हो क्या किया है, बस ये प्रेजेंटेशन। तो इसलिए आप डरते रहेंगे तो फिर सवाल सॉल्व नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा कि जो होमवर्क दूंगा बेटा वो लिख के करना, और सोल्यूशन देख के उसके बाद अच्छा ऐसे लिखना है, अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई, फिर लिखना नहीं। आपको जो सवाल पढ़ के लगा उसके हिसाब से जो बेहतर लगता है वो सॉल्व पूरा करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें। और अगर सोल्यूशन देखने के बाद पता लगा सब गलत किया था तो पेज जाया हो जाएगा ना, तो कवर में थोड़ी रजिस्टर लेके जाना है, एक पेज और लगा दें। और अगर आपको सोल्यूशन देख के पता चला कि गलत किया है तो सोल्यूशन देख के बात खत्म नहीं हो जाएगी, आपको गलती पता चली दोबारा सॉल्व करें, लेकिन खुद सॉल्व करें। थोड़ा बहुत सोल्यूशन जहन में याद बैठ गया कोई बात नहीं, फिर भी आप खुद सॉल्व करें। ये जो सीखेंगे ना इससे पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब तक आप सवाल लिख लेके नहीं करेंगे तो पेपर में बेटा नहीं आता कॉन्फिडेंस। तो फॉर्मेट, और इस सवाल में कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। कॉस्ट में जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी हैं, यानी कुछ चैप्टर्स के अंदर जर्नल एंट्रीज भी टेस्ट हो सकती हैं। कॉस्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। और हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के वाले से एक बात और बताऊं, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग FAR1 FAR2 या इवन की इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं बल्कि FAR1 FAR2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये होती है बाहर वालों के लिए। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जा रही है ताकि फिर उसके बाद एंट्रीज के बाद लेजर बने, लेजर से ट्रायल बने, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। किसके लिए बनानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कौन है ये स्टेक होल्डर्स? ये बाहर के लोग हैं जो बिजनेस के अंदर की एक्टिविटीज रोज नहीं देख रहे। घर बैठे हुए ओनर्स हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कस्टमर, सप्लायर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये सब हो सकते हैं। ये बिजनेस में रोज नहीं है इन्वॉल्व, इनको सारी बातें नहीं पता। इनको सिर्फ जितनी जरूरी बात बताने वाली है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताई जाती है। और ये कौन फैसला करेगा कि क्या क्या बताने वाली बात जरूरी है? इसके लिए बनाए हुए हैं IAS, IFRS। स्लो बोला इसलिए आपको नहीं पता लगा, IAS और IFRS क्या है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्होंने बताना है कि दुनिया वालों को क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट, उनको सारा कुछ जबानी याद है, सब उनकी उंगलियों पे, टिप्स पे सारा कुछ। उनको भी तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रख के इंफॉर्मेशन देनी है ना। तो उन लोगों के लिए जो रिकॉर्ड रखना है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये इंटरनल पर्पसेस के लिए है। हाँ, कुछ चीजें कॉमन है, तो वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल पर्पस के लिए जो रिकॉर्ड रखा जा रहा होगा वो ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी यूज हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, वरना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप और है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप और है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर वाले यूजर्स के लिए है
और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके यूज के लिए। देखें शायद जिंदगी में काम आ जाए, ये बात लिखी लेते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद वो रिपोर्ट्स बनाना है जो एक्सटर्नल यूजर्स के काम आएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद वो रिपोर्टिंग है जो एक्सटर्नल यूजर्स के काम आनी है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद वो रिपोर्टिंग है जो इंटरनल मैनेजमेंट के काम आनी है। इन्वेंट्री पूरी करूं, इन्वेंट्री कंप्लीट करूंगा ना, फिर टेस्ट करेंगे इन्वेंट्री का। वो रिकॉर्डिंग में भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वीकली टेस्ट होता है कि नहीं होता। टॉपिक वाइज चलूंगा, जब टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा तो करूंगा टेस्ट। अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक होगा, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग बड़ा टॉपिक है, उसके 2-3 टेस्ट पकड़े कर लूंगा, लेकिन इन्वेंट्री में खत्म करने के बाद। ये जो इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग है, ये दोनों में काम आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के लिए भी। तो ये आपसे कॉस्ट के पेपर पे टेस्ट हो सकती है। जो लोग FR1 पढ़ चुके हैं वो तो चलो FR1 से आगे निकल गए, अच्छा निकल ही जाएंगे बस। जो अभी FR1 पढ़ रहे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाते हुए बताऊंगा। किसी और से पढ़ रहे हैं तो वो भी कभी ना कभी तो बताएंगे आपको। इन्वेंट्री से रिलेटेड पीरियोडिक सिस्टम का भी डेबिट क्रेडिट है और परपेचुअल का भी। FR1 में ये दोनों सिखाए जाएंगे। कॉस्ट में बस परपेचुअल ही है, तो इसलिए कॉस्ट की डिस्कशन बस परपेचुअल ही से होने लगी, पीरियोडिक से नहीं। अच्छा, आप लोग एंट्रीज लिखने में हेरफेर ना करें, इसी तरह से कुछ टॉपिक वेरिएंस है उसमें गड़बड़ ना कर जाएं। रेलेवेंट कॉस्टिंग, तो इस तरह की मोहताज चीजों के लिए ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में एंट्रीज बतानी है, तो मैं इस तरह की मोहताज चीजों के लिए आपको बुक में ले जाया करूंगा। तो आप लोग बुक में आ जाएं और दूसरे ही पेज पे आ जाएं। ये कोई 2-3 पेजेस पे फैला के मैंने एंट्रीज की है। चैप्टर में दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे एंट्रीज फैलाई है मैंने। जी पहुंचे तो मैं बोलूं कुछ। परपेचुअल सिस्टम में ना इन्वेंट्री एक एसेट समझा जाता है, और चूंकि साथ साथ ट्रांजैक्शंस अपडेट रखनी है, तो खरीद के लाएंगे तो वो एसेट है, इस्तेमाल करेंगे तो एसेट कम हो जाएगा। खरीद के लाएंगे तो एसेट है, इस्तेमाल कर लेंगे तो एसेट कम हो जाएगा। तो इसके लिए इन्वेंट्री एसेट का अकाउंट इस्तेमाल होता है। और पहले कर लेते हैं पेज 3 पे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल। पहले ये देखते हैं, तीसरे पेज पे देखिएगा, बल्कि ये मैं सामने स्क्रीन पे खोल देता हूं ताकि मैं जिस एंट्री की बात कर रहा हूं वो ये वाली लगानी। अच्छा, मैंने ना ये बस कुछ 5-6 नॉर्मल एंट्रीज लिखी हुई हैं, और आपको एक बार बात समझा दूं तो फिर उसकी जबानी भी कुछ और मिसालें पूछ सकता हूं। मैंने बस नॉर्मल से कुछ 6-7 एंट्रीज लिखी हैं। ये मतलब नहीं है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन देंगे, मैंने तो ऐसी बस 6-7 ट्रांजैक्शन लिखी हैं। मैं पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल बता रहा हूं। अच्छा, इसमें ना 1-2 चीजें हैं जो अभी नहीं समझा सकता, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में ही समझ आएंगी, अभी बस रट्टा होगा। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो रॉ मटेरियल का खरीदना, स्टोर में मटेरियल पहुंचेगा तो वो हमारा एसेट है, तो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट, और खरीदा हुआ वापस कर दिया तो उलट हो गए।
इन दो एंट्रीज में कोई एतराज? ये आपने इंट्रो में पढ़ी नहीं है? जब मटेरियल प्रोडक्शन को इशू होगा, यानी रॉ मटेरियल के स्टोर से निकल के जब प्रोडक्शन हाउस में जाएगा, तो मटेरियल होता है दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब तक स्टोर में है तो उसको तो हम बस रॉ मटेरियल या मटेरियल कह रहे हैं, लेकिन जब यहां से इशू होगा तो ये देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इसकी वजह अभी नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग में समझाऊंगा। अभी बस रट्टा है कि मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हो रहा है तो मटेरियल इन्वेंटरी हो गई क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? तो मटेरियल इन्वेंटरी एसेट कम हो गया। अगर वो डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी डेबिट, और अगर वो इनडायरेक्ट है तो एफओएच कंट्रोल डेबिट। ये दोनों क्या होते हैं, इनके मतलब क्या है, ये अभी नहीं, ये प्रोसेस वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी बस सिर्फ रट्टा है। तो जब प्रोडक्शन को इशू होगा ये क्रेडिट और ये दोनों डेबिट, और अगर शाम को वापस आ गए कि अभी इस्तेमाल नहीं हुआ वापस रख लें तो ये वापस। तो इशू टू प्रोडक्शन और रिटर्न। जी पहली चार एंट्रीज ओके। उसके बाद अगर कोई मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ हो गया खराब, तो ये मैं आपको 6 से पहले 5 और 7 बता रहा हूं। 5 और 7 बता रहा हूं। मटेरियल हो गया खराब और हमने बेच दिया, तो बेच दिया तो कैश मिल गया, और मटेरियल स्टोर से निकल गया तो जितनी उसकी कॉस्ट थी, चूंकि टूट फूट गया तो हमने हो सकता है सस्ता ही बेचा हो, तो वो जो सस्ता बेचा होगा ये कम आ रहा होगा, ये ज्यादा आ रहा होगा। यानी अगर इसकी कॉस्ट 100 थी तो इन्वेंटरी कितने से क्रेडिट? 100 से। लेकिन बेचा अगर 20 का है तो कैश 20 से। अब जो 80 का लॉस है वो यहां भी डेबिट हो सकता है और P&L भी डेबिट हो सकता है, दोनों बातें सही हैं। वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर ये रूटीन मैटर है, मटेरियल स्टोर में खराब हो ही जाया करता है, जिस तरह से स्टोर में रखा होता है, टेंपरेचर है, मजदूर उठा के रखते हैं, टूट फूट जाता है, रूटीन मैटर है। तो अगर ये रूटीन मैटर है तो ये नॉर्मल कंसिडर होगा, और अगर आग लग गई थी इसलिए नुकसान हो गया तो ये एब नॉर्मल है। तो अगर वो नॉर्मल मैटर था तो ये डेबिट है, और अगर एब नॉर्मल था तो P&L। एग्जाम में आपको नॉर्मली नहीं बताया होगा तो आप ये यूज कर लें, ये भी सही है, ये यूज कर लें, ये भी सही है, और सेफ ये है कि ये लिख के स्लैश ये लिख दें, दोनों ही नाम लिख लें। और अगर अभी बेचा नहीं है, बेचने के लिए अलग कमरे में रख लिया है, तो सेम एंट्री है, कैश की जगह खराब इन्वेंट्री एक अलग से अकाउंट बन जाएगा। यानी इन एनी केस नॉर्मल इन्वेंट्री से निकल जाएगा, बेच दिया तो कैश डेबिट, और अगर अभी बेचा नहीं अलग कमरे में रख लिया तो डैमेज इन्वेंट्री डेबिट। जितने का बेचा कैश डेबिट, जितने का बेच देंगे डैमेज इन्वेंट्री डेबिट। यानी ये 100 से ही क्रेडिट है, बेच दिया तो कैश 20 से डेबिट, अभी फिलहाल बेचा नहीं है दूसरे कमरे में रखा है तो डैमेज इन्वेंट्री 20 से डेबिट। 80 से ये ऐसे ही होगा। और ये जो 6 और 7 है ये इसमें और इसमें से कोई एक चीज फॉलो होती है, तो आप बुक में 6 और 7 लिख लें, और आपके लिए बाय डिफॉल्ट ये है 6। 6 और 7 दोनों में से कोई एक होगी, बाय डिफॉल्ट 6 होती है। यानी बिजनेस की मर्जी है कि वो उन टूटी फूटी चीजों को, क्योंकि रूटीन मैटर है, तो मेन इन्वेंट्री में ही पड़ा रहने दे फिजिकली, या दूसरे कमरे में रख दे। ये बिजनेस की मर्जी है। अगर दूसरे कमरे में रखता होता तो ये है, अगर उसी स्टोर में पड़ा रहता है तो ये है। अच्छा, अब अमाउंट का ख्याल से सुनिएगा बात। 100 से क्रेडिट, क्योंकि मेन रूम से निकाल दिया और दूसरे रूम में रख दिया, कितने से डेबिट? 20 से, और ये 80 से। लेकिन अगर उसको दूसरे रूम में नहीं, मेन रूम में ही रखे रहा, तो बस 20 से डेबिट, 20 से क्रेडिट। इसको कहते हैं राइट डाउन करना। पड़ी हुई इन्वेंट्री, बस उसकी वैल्यू कम कर दी। मेन इन्वेंट्री से निकाल दिया, डैमेज इन्वेंट्री में डाल दिया। नंबर 7, बिजनेस की मर्जी है, स्टूडेंट इनमें से कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट के लिए प्रेफर्ड ये। बिजनेस की बात कर रहा हूं। मेन रूम से निकाल के इस रूम में डाल दिया, तो सारी की सारी 100 यहां से क्रेडिट, 20 यहां डेबिट, और 80 का लॉस आ जाएगा। अच्छा, मैं पहले वो 20 गलत बोल गया। मेन से निकाल दिया पूरा 100 क्रेडिट, ये 20 से डेबिट, और ये 80 से। यहां पर मेन से नहीं निकाला तो इसलिए बस 80 से कम कर देंगे इसको, यानी 80 से ये डेबिट और 80 से ये क्रेडिट। ये 80 क्या बोल रहा हूं मैं, जो कमी हुई है राइट डाउन, ये 80 से डेबिट, 80 से क्रेडिट। देखें, ये 80 से ही आ रहा है, बस यहां पर ये 100 पूरा निकल के 20 यहां जा रहा है, और यहां पर ये भी 80 से ही क्रेडिट हो रहा है। नॉर्मली यही ट्रांजेक्शन होंगी। अब मैं आपसे जबानी पूछ लेता हूं, अगर रॉ मटेरियल ओनर ले गया तो राइज डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर वैसे ही गरीबों में मार दिया तो चैरिटी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये हो गई रॉ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड एंट्रीज। इनमें बताएं कोई और सवाल? चलें इसका पास पेपर का सवाल करते हैं। ऑटम 10 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा, ऑटम 2010। जो कल किया था उससे ऊपर होगा,
ऑटम 10। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं, पढ़ना जरूर यार, सवाल पढ़ा करें। ऑटम 10 अटेम्प्ट का सवाल है बुक में, क्वेश्चन 8, क्वालिटी लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। सवाल कहाँ है भाई, पढ़ लो। पढ़ लिया सारा तो पढ़ लो ना एक दफा। ये मैं कर देता हूं बोर्ड पे, लेकिन पढ़ तो लेना आप। आपकी फारिग शक्लों से लग रहा है कि पढ़ लिया सवाल। कैसे पता मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सवाल है, रॉ मटेरियल का है, फिनिश गुड्स का है। लिखा हुआ है इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन्स, और जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है वो एक रॉ मटेरियल एसआरएम के बारे में है फॉर द मंथ ऑफ जून। वेटेड एवरेज मेथड है और परपेचुअल मेथड है अकाउंटिंग करने का, और ये परपेचुअल ही होना था क्योंकि एंट्रीज मांगी है तो वो परपेचुअल ही होना था। जून के महीने का डाटा है और रिक्वायर्ड है नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि वेटेड एवरेज मेथड है तो एंट्रीज कर तो लें, अमाउंट कहां से निकलेंगी, तो हमें फिर वो टेबुलर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब इस सवाल की प्रेजेंटेशन तमीज वाली ये होगी कि अगर आपसे नाम लेके एंट्रीज, कोई इनकम स्टेटमेंट, तो फिर अदब ये है कि पहले नजर वो आना चाहिए, बाकी वर्किंग्स बाद में। और जितनी ट्रांजेक्शन है मेरे ख्याल में 1-1.5 पेज पे ये नोट हो जानी है, 1.5-2 लग जाएंगे मैक्सिमम, तो 2 पेजेस छोड़ के वर्किंग करते हैं पहले, वर्किंग। और वेटेड एवरेज मेथड है, परपेचुअल है, तो वो टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, वेटेड एवरेज के लिए मैंने आपको 2 सवाल तो बोर्ड पे करके दिए थे। एक पहले रिटर्न्स के बगैर वाला किया था, पहली दफा जब किया था, फिर रिटर्न्स वाला भी किया था। तो वो 11 कॉलम वाला टेबल तो है ही है। अगर FIFO मेथड है तो फिर तो वही बनेगा, लेकिन अगर FCO मेथड है तो मैं आपको एक और फॉर्मेट बताता हूं, उसमें ना 6 कॉलम बच जाएंगे। अगर समझ आता है तो ये यूज कर लेना वेटेड एवरेज के लिए, FIFO के लिए नहीं, FIFO के लिए वही चलेगा। FCO के लिए बता रहा हूं, अगर आपको ये आसान लगे तो ये कर लेना। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी और बस बैलेंस, ये वर्किंग है। 2 पेजेस एंट्रीज के लिए, वर्किंग वर्किंग
एंट्रीज के लिए 2 पेज छोड़ के डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, और रिसीट्स और इश्यूज की बजाय बस सिर्फ बैलेंस के कॉलम, यूनिट्स, रेट और टोटल। रिसीट्स इश्यूज का कॉलम मैंने स्किप कर दिया और बस बैलेंस का बना दिया। ये वेटेड एवरेज में चलेगा, फाइफो में नहीं चलेगा ये। तो हम लोग ना पहले इन सारी ट्रांजेक्शन से ये टेबलर वर्किंग पूरी कर लेते हैं, फिर एंट्रीज बनाएंगे। जी सबसे पहले 1 जून को ओपनिंग बैलेंस है कितने, 1 लाख यूनिट्स हैं, 80 वाले 8 मिलियन। उसके बाद क्या हुआ, 5 जून को 150,000 यूनिट्स हो गए परचेज। 5 जून को हो गई परचेज कितने, 150, कितने वाले, 85 वाले, कितने के, 12750। अच्छा अब ना ये जो 6 कॉलम बताए हैं ना मैंने, करना बस ये होगा कि हर ट्रांजैक्शन के बाद इसको अपडेट कर लेंगे। 250 और 165 है ना, 165 है ना, यस 165 कर लो इसको, 20 20 750 000। तो नया रेट कितना हो गया, 83 पूरा। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने बैलेंस अपडेट करना। इसके बाद क्या हुआ, 6 जून को स्टोर से इशू हो गए, तो कितने वाले इशू हो गए, यही है 83 वाले। तो 6 जून को इशू हो गए कितने, 150, यही 83 वाले। अच्छा अब यहां से इशू हो गए तो ब्रैकेट लग गया, कितना बना, 12450 फिर से बैलेंस अपडेट कर दीजिए, 1 लाख रह गए, 83 वाले 000। फिर क्या हुआ, फिर 12 जून को जो इशू किए थे उनमें से 5000 स्टोर में वापस आ गए। 5000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर, ये वापस आ गए किस तारीख को, 12, इशू रिटर्न हो गए। अच्छा अब ये जो रिटर्न हुए स्टोर में वापस आ गए कितने, 5000, तो ऐड हो गए। और ये किस दिन इशू हुए थे, ये कैसे पता है, वही वाले, क्योंकि इस सवाल में है ही वही, उससे पहले वाले तो है ही कोई नहीं। तो रिटर्न के बारे में आपको बताया था कि रिटर्न में रेट वही लगेगा जिस ट्रांजैक्शन का वो रिटर्न है, उस ट्रांजैक्शन वाला रेट। इसको हमने 83 पे लिखा था, तो ये भी 83 पे आएगा, 415000। और बैलेंस हो गया फिर से अपडेट, 105 83 वाले 8715 000।
जी यहां तक। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलें तो पॉइंट नंबर 5 में परचेज है और 6 थोड़ी सी टेक्निकल कहानी है। 5 कर लेते हैं पहले। किस तारीख को? 15 को हो गई परचेज। कितनी? 150। कितने वाले? 88.1 1321500 और फिर कर देंगे इसको बैलेंस, तो ये बन जाएगा 255 और ये हो जाएगा 21930 और रेट बन गया 86। बस यहां तक पहुंचे। फिर ये 6 और 7 अच्छी बात है, ये जरा थोड़ी समझाता हूं। यहां तक पहुंचे सारे जल्दी। चले यहां तक पहुंच गए। पॉइंट नंबर 6 समझेंगे। ऑन 17 जून 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। कौन थे डिफेक्टिव यूनिट्स? वो जो 5000 आए थे हरे वाले, इनमें से आधे हमने 20 रुपए के कबाड़ में बेच दिए, क्योंकि अब ये बेकार थे हमारे लिए, तो स्क्रैप में बेच दिए। एंट्री में 20 रुपए का जरूर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम कौन सी फिगर्स लिख रहे होते हैं? जो उनकी कॉस्ट थी। जितने का बेचते हैं वो कार्ड में नहीं आता, कार्ड में कॉस्ट आती है। तो यहां पर हमने सिर्फ उनको यहां से निकालना है। 20 रुपए का यहां कोई काम नहीं, वो एंट्री में आएगा। तो उन 5 में से आधे किस तारीख को? 17 को। इन 5 में से आधे हमने सेल कर दिए एज स्क्रैप। स्टोर से गए कितने? 25। रेट क्या लिखूं? 83 लिखूं कि 86 लिखूं? जी क्यों 83 क्यों? 86 लिखेंगे। 83 जिनको लग रहा है तो 83 क्यों है? ठीक है 86 लिखेंगे। 21500 क्या हो गया अपडेट? 252500 217 2171500 रेट 86। अच्छा, इस पे 83 जिनको लगता है तो क्यों 83? क्योंकि वो जिनकी बात हो रही है वो 83 वाले थे, है ना? ये जो FIFO और EFCO मेथड बनाए गए हैं, ये क्यों बने हैं? ईयर एंड क्या? अरे ये मेथड क्यों बनाए हैं? नहीं, हमें क्यों मजबूरी है FIFO EFCO बनाने की? क्योंकि जो स्टोर में मौजूद हैं या इशू किए हैं या बचे रह गए हैं वो सब दिखने में एक जैसे हैं, तो हमें उनकी हर एक की अपनी अपनी कॉस्ट नहीं पता थी, इसलिए हमने मजबूरन कोई तो काम चलाना था। तो ये वो काम चलाने के लिए EFCO और FIFO बनाए गए हैं। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या लाजमी जरूरी है कि स्टोर में जो बचे हुए हैं वो यकीनन नए वालों में से? असल में नहीं, क्या पता पुराने वालों में से हो। बल्कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो पुराने वाले शायद बचे होंगे। नहीं समझे आप? क्यों बचे होंगे? क्योंकि जब स्टोर वाला सामान रखता होगा लाके
ऊपर रखता जा रहा है तो उठाते हुए ऊपर वाली पहले उठता होगा ना, तो पुराने तो बचे रह जाते होंगे। लेकिन FIFO बस एक जबरदस्ती का मेथड है कि आप कैलकुलेशन ये समझ के करें कि नए वाले बचे हुए। F को भी सिर्फ कैलकुलेशन का एक मेथड है। तो हम FIFO और F को क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें इन सब की असल कॉस्ट नहीं पता है ना। ये जितने स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं ये सब क्लास टाइम स्टार्ट होने पे आ चुके थे, बाद में भी आ रहे होंगे। अगर जो अटेंडेंस मार्क करता है उसको कुछ लोगों की शक्ल से याद भी हो, अगर कि हाँ ये लड़का मुझे याद है कितने बजे आया था, दो चार अगर उसको याद है भी, तो क्या हमारे पास पूरा डाटा है कि हम हर एक स्टूडेंट के आने का टाइम बता सके? तो वो जो दो चार याद है उसको भाई वो रहने दो, फिर या तो सब बताओ या फिर जो याद है वो भी रहने दो। ये जो स्टोर में यूनिट्स आ रहे थे, आपको चूंकि पता चल रहा था ना ये इनकी बात हो रही है, तो इसलिए आपने जज्बाती होकर 83 का डिजिट बोला। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताते हैं। सारी चीजें सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, इसलिए मजबूरन हमें F और FIFO लगाना पड़, जाग रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन FIFO और F को लगाना पड़ रहा है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्टोर में जो कल सामान आया था उस सामान को रखने वाला जो लड़का था, जो वर्कर था, उसको वो याद रह गया कि ये वाले 200 यूनिट्स मैंने उस कोने पे रखे थे, और जब शाम को या सुबह उससे कहा कि सामान पकड़ाओ भी मटेरियल दो प्रोडक्शन में लेके जाना है, उसको चूंकि याद रह गया हुआ था कि ये उस कोने में कल वाले रखे थे, वहीं से उठा के दे दिए, तो अब उन 200 के ऊपर कौन सा रेट लगेगा? FIFO FO पे चले या चूंकि उन 200 का पता चल गया तो वो वाला रेट लगा दे? भाई FIFO FO पे चले तो उन 200 का पता चल तो गया है, तो सबका थोड़ी पता है। अब ऐसे जिनका पता है उस पर उनका रेट लगा ले तो बाकियों का क्या करें फिर? तो इसलिए या तो सबका पता हो या फिर किसी का भी नहीं पता। अगर बीच में कुछ का पता भी है तो इग्नोर करें, क्योंकि फिर मेथड कैसे लगाएंगे? तो इसलिए आपको चूंकि ये ट्रांजैक्शन रिलेट होती नजर आ रही है तो आपको पता लग रहा है कि ये यही वाले है ना, वरना आपने जज्बाती होकर बोला है। अब जरा मेरे सवाल का जवाब दें। ये तो इशू किए थे, उस वक्त रेट 83 चल रहा था, ये फिजिकली कब आए थे? क्या पता वो इसमें से थे, क्या पता वो इसमें से थे। तो फिर अगर आपने अपना रेट लगाना भी हो तो 80 85 सोचे ना, 83 क्यों? ये ज्यादा ऊंची कर दी बात मैंने कि नहीं? नहीं समझ रही बात? ये तो आपको मैंने तो रंग भी इसलिए हरा हरा वाला रखा था, आपको चूंकि डिफेक्टिव यूनिट्स के साथ रेट कर रहे थे तो आप इसको 83 ही कह रहे थे। 83 तो एवरेज रेट था भाई, इनका अपना रेट 83 थोड़ी था। इनका अपना असली वाला रेट या तो ये था, बल्कि ये भी नहीं था, ये भी तो पिछला एवरेज ही निकला हुआ है, तो पता नहीं इनका असली वाला रेट कौन सा था। तो इसी वजह से तो ये मेथड बनाए गए हैं। तो चाहे FIFO मेथड हो चाहे FO मेथड हो, हमने सारी ट्रांजैक्शंस पे उन मेथड्स के रूल फॉलो करने हैं। चाहे उस वर्कर को जबानी याद भी हो कुछ यूनिट्स, सारे थोड़ी याद हैं, तो इसलिए हमने मेथड के रूल्स फॉलो करने होते हैं, सिवाय रिटर्न्स के। क्योंकि जो रिटर्न होती है ना वो ओरिजिनल का रिवर्सल होती है। तो मैंने ये बात आपको सिर्फ रिटर्न के लिए बताई थी कि रिटर्न चूंकि पहले हो चुकी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, तो जो ओरिजिनल लिखते हुए रेट लगा था रिटर्न पे भी वही लगेगा। सिर्फ रिटर्न पे ये बात है, अदरवाइज हर ट्रांजैक्शन पे कौन सा रेट लग रहा होगा? जो FO FIFO मेथड का रूल बनता है। ओके, चाहे फिजिकली वर्कर को कुछ ना कुछ याद भी रह गया हो, फिर भी या तो सारे बताए या फिर रहने दे। तो इसलिए मेथड बनाए ही इसलिए गए हैं कि चूंकि सारी डिटेल नहीं याद होती है तो फिर वो रूल्स फॉलो होते हैं। बस सिर्फ रिटर्न्स के लिए कहा था कि जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वो वाला रेट लगना है। ये बात सिर्फ रिटर्न के लिए की थी, बाकियों के लिए नहीं है। और ये बात आपको अच्छी तरह जुबानी याद भी हो गई, और कभी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो सब याद होगा, कोई जरूरत ही नहीं लिखने की कुछ।
अच्छा, मैंने यहां 20 रुपए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने सेल की अमाउंट नहीं लिखनी, कॉस्ट लिखनी है सारी। पॉइंट नंबर 6 तक। पॉइंट नंबर 7, जून 18 को जो रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट है, रिमेनिंग वही बाकी 2500, वो सप्लायर को हमने वापस कर दिए। तो ये क्या हो गई? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 2500 हमने स्टोर से निकाल के सप्लायर को वापस कर दिए। अच्छा, अब ये रिटर्न है, रिटर्न, तो फिर जिस पे ओरिजिनल परचेज थी वो वाला रेट लगेगा। तो ये इसमें से है कि इसमें से है? क्यों? अच्छा अच्छा ठहरे, असल में स्टूडेंट को नहीं, असल में जब परचेज रिटर्न कर रहे होंगे तो जिस सप्लायर से लिए थे उसका बिल होगा, वो बिल दिखा के रिटर्न करेंगे, तो रेट नहीं पता होगा कि ये कितने के खरीदे थे, पता होगा ना। या हम सप्लायर से कहेंगे कि जितने का खरीदा था वो तो मैं याद नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स में एवरेज रेट ये आ रहा है, उतने पैसे हमें वापस कर दो, वो तो कहेगा असल इनवॉइस दिखाओ। तो प्रैक्टिकली लाजमी पता होगा। लेकिन अब आपने सवाल की अंग्रेजी से अंदाजा लगाना है कि ये किसमें से है, इसमें से है कि इसमें से है? इसमें से है, इसलिए क्योंकि ये फड्डा यहां से शुरू हुआ था। ये खरीदे थे, ये इशू किए, इनमें से खराब निकले, वो वापस आए, ये वही वाले खराब है जो वापस कर रहे हैं, तो ये तो आए ही उस कहानी के बाद है, तो इसलिए इनमें से वापस गए हैं। तो रेट कौन सा लगेगा? 85 212। ये स्टोर से निकल गए और बैलेंस अपडेट हो गया जी, बैलेंस अपडेट हो गया 250,000 और 217 में से 21,715 में से 2150 2500 और रेट अपडेट हो गया 86.01। पॉइंट नंबर 8, 19 जून को प्रोडक्शन वालों को हमने फिर से 5000 यूनिट इशू कर दिए। 19 जून को इशू हो गए 5000, किस रेट पे? अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि वो उन्हीं के जवाब में? कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोग रूल लगा रहे हैं बस। ये कोई रिटर्न थोड़ी है, सिर्फ रिटर्न के लिए देखना था कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का रेट था रिटर्न पे वही लगना था। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए देखने वाली बात थी, बस रिटर्न के लिए। तो ये क्या बना? 430050। तो स्टोर से ये इशू होने के बाद बाकी बच गए 24586 वाले ही 21072 फिर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 8 तक, पॉइंट 8 तक ओके। पॉइंट 8 तक। पॉइंट नंबर 9, सप्लायर को जो हमने यूनिट्स वापस किए थे तो उसने हमें और दे दिए, तो अब ये परचेज रिटर्न रिटर्न है बस परचेजेस हैं। क्या तारीख है? 20 को परचेज हो गई 2500। तो इसमें रेट तो नहीं बताया, बस ये कहा है कि चूंकि उसने कहानी जोड़ी है ना, ये वो बताना चाह रहा है कि वो उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, इसलिए वही 85 रुपए वाला रेट। किसको रिकॉर्ड ना करें, यानी परचेज रिटर्न और ये ना करें, नहीं तो फिर दरमियान में हमारे जो है वो अच्छा सही है। सवाल ये है कि जब हमें पता है कि सप्लायर हमें वापस भेज रहा है, तो अगर हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें, देखें खराब थे, सप्लायर की वारंटी के अंदर थे, भेजे उसने सही वाले वापस भेज दिए, तो प्रैक्टिकली हाँ ऐसा हो सकता है कि हम इसको यहां और वहां रिकॉर्ड ही ना करें, प्रैक्टिकली हो सकता है।
लेकिन आपको ना सवाल में डेट्स अलग अलग दी हुई है, इसलिए पता नहीं कि हमने उसको वापस भेज तो दिए, क्या पता वो मुकर जाए कि नहीं, ये तो आपने खुद खराब किए, हो सकता है ना। तो चूंकि ये हम वापस तो बहरहाल कर रहे हैं और उसके बाद बचे हुए स्टॉक की पोजीशन पता होगी तो आइंदा के इशू रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसका वापस करना रिकॉर्ड किया, और अब जब वो वापस भेज रहे हैं तो उसका परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। असल में ये मैनेजमेंट को पता होता सप्लायर के ताल्लुकात से, उससे बातचीत होके अगर पता पक्का होता है ना, स्टूडेंट को ये बात पता चलती कि ये जा रहे हैं और ये परसों वापस आ जाएंगे, तो फिर हम ना रिकॉर्ड करते उसको, वाकई ना करते, ना रिटर्न रिकॉर्ड करते, ना वो परचेज रिकॉर्ड करते। लेकिन आपको सवाल में डेट वाइज डाटा दिया हुआ है, तो इसलिए आप तो डेट वाइज चलेंगे। अच्छा, अगर इस साल में नहीं है, वैसे कह रहा हूं, अगर लिखा होता कि सप्लायर ने कहा जी सॉरी वो आपको मसला हुआ, लेकिन ना अब असल में महंगाई बड़ी हो गई है तो हम आपको वापस दे तो रहे हैं, पिछले 85 वापस दे रहे हैं, 85 रुपए वापस कर देते हैं आपको, लेकिन महंगा बड़ा हो गया तो हम आपको 90 रुपए का देंगे, तो फिर हम 90 रुपए लिखते। ये ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम इनको भी 85 का ही समझ रहे हैं, 212। और अब स्टोर में ये आने के बाद बैलेंस पहुंच गया 247,500, 21,284,950 और रेट बन गया 86। बस फिर क्या हुआ, फिर हमने पॉइंट नंबर 10 150,000 इशू कर दिए, 21 तारीख को इशू कर दिए 150,000, यही 86 वाले 129,000,000, तो बैलेंस रह गया 97,500, यही वाले 83,84,950। अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इसमें हमने क्या स्टोर से निकाल के कुछ चीजें बेच दी हैं, ये जो ऑब्सोलीट हैं, ऑब्सोलीट का मतलब होता है टूट फूट गई हैं, तो इनको हमने निकाल के फेंक दिया, किसी और कमरे में रख दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये एनआरवी राइट डाउन वाली एंट्री, और 4,000 यूनिट्स वर फाउंड शॉर्ट का क्या मतलब है, छोटे हो गए थे बड़े बड़े हाँ जी, वर फाउंड शॉर्ट का मतलब ये है कि परपेचुअल सिस्टम है ना, तो हमारे पास रिकॉर्ड के मुताबिक जितने यूनिट्स होने चाहिए असल में भी उतने होने चाहिए थे, लेकिन जब असल में देखे तो 4,000 गायब थे, तो घूमने फिरने चले गए होंगे, नहीं है, चोरी ही हो गए होंगे, तो इसलिए वो हमारे लिए चोरी ही है। 30 जून को यूनिट्स लॉस्ट हो गए, कितने, 4,086 वाले 3,44,000। अच्छा, अब आपसे रिक्वायर्ड मेरे बच्चों ये है कि अमाउंट्स मैंने सारी निकाल दी हैं आपको, आपने इनकी एंट्रीज करनी है, होमवर्क है, और आखिरी वाली एंट्री में होगा मुझे उम्मीद है मसला, तो वो कल करके आएंगे तो डिस्कस कर ही लूंगा। 8040 ये एंट्री बेटे करनी है जरूर है,
इनकी एंटीज होमवर्क है आपका, और जो 2-3 एंटीज में मसला होगा वो करके आएंगे तो बता ही दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।